हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही आसान सा चैप्टर क्लास 10th का, जो कि हमने लास्ट क्लास में ही शुरू कर लिया है। लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को और गहराई से समझेंगे और सॉल्व करेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एपी क्या होता है। चूंकि हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं ये चैप्टर जो कि है एपी, लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा और एडवांस चल करके इसको सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग एपी की बात करते हैं तो एपी किसे कहा जाता है, सोचो एपी किसे कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक एग्जांपल है 4 है, 4 से 8 हो गया, 8 से 12 हो गया, 12 से 16 हो गया, 16 से 20 हो गया, ऐसे बढ़ते 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 जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये आपका एपी है या नहीं, ये कैसे चेक होता है। देखिए हम लोग एपी कहते किसे हैं। देखो जब भी दो टर्म्स के बीच में, दो पदों के बीच का जब डिफरेंस हमारा इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये एपी में है। अब देखो कैसे, 4 से 8 हो गया तो 4 का डिफरेंस, 8 से 12 हो गया तो 4 का डिफरेंस, 12 से 16 हो गया तब भी 4 का डिफरेंस। मतलब डिफरेंस जब सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एपी में है। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर बता दो कि एन क्या होता है और ए एन क्या होता है ना। एन और ए एन में काफी कंफ्यूजन होता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि एन क्या होता है, तो एन बच्चों जैसे समझो, जैसे कि आप लोग अपने क्लास में बैठे हुए होते हो, मान लो कि 3 स्टूडेंट बैठा हुआ है ना। मान लेते हैं कि एक सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है और ये सीट नंबर 3 पे है। पहले वाली सीट पे कौन है, इस पे सोहन है, इस पे मोहन है और इस पे रोहन है। बात समझ में आ रहा है। तो सोचो ये जो सीट नंबर होता है ना बच्चों, इसी को कहते हैं एन। और इस पर जो बैठा है, इस पे जो बैठा हुआ वैल्यू है या जो पर्सन है, उसे हम लोग कहते हैं ए एन। अब यदि ये 1 नंबर सीट पे बैठा हुआ है तो ये A1 वाला वैल्यू हो जाएगा। यदि ये दूसरे नंबर सीट पे बैठा हुआ है तो ये A2 वाला वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से ये A3 वाला वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ समझ में आ रहा होगा आपको कि n और an के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि n, यदि हम बात करें n का, तो n इज इक्वल टू ये वाला 4 के लिए यहाँ पे n होगा 1। लेकिन बच्चों ए एन का वैल्यू मतलब A1 है, मतलब A1 का वैल्यू क्या होगा 4। तो जहां पर A लग जाएगा, समझ आना हम उस वैल्यू की बात कर रहे हैं, जबकि N जब भी होगा तो ये नंबर ऑफ सीट, ये सीट नंबर की बात हो रहा है। पहले वाले सीट पे तो N का वैल्यू 1 होगा, ये यहाँ पे N का वैल्यू 2 हो जाएगा, लेकिन AN का वैल्यू 8 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ बताना ये इसके लिए। तो सोचो 1 2 3 4 5, ये 5वें पद पे है, इसका मतलब N का वैल्यू हो जाएगा 5, बट ए एन मतलब A5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20। अब बच्चों सोचो इसी तरीके से ये एपी आगे की तरफ बढ़ते जाए और बढ़ते हुए ये एन तक पहुंच जाए। कहां तक पहुंच जाए, एन तक। एक्चुअली में सॉरी एन नहीं, ये ए एन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए एन। इस वाले पद पे ये नंबर ऑफ सीट जो होगा ना, इसका जो नंबर ऑफ सीट होगा ये हो जाएगा आपका एन, है ना। लेकिन उस पर जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा ए एन। और बच्चों इसी को कहा जाता है अंतिम पद। क्या कहा जाता है, अंतिम पद। किसी एपी का जो सबसे लास्ट वाला पद होता है उसी को अंतिम पद कहते हैं। हम उसे ए एन से डिनोट करते हैं, या तो कभी कभी हम इसे एल से भी डिनोट करते हैं। अब आपको यह सीखना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि मान लेते हैं ये A1 है, इस तरीके से तो हमको समझ में आया कि ये A है और ये A1 का वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास AP कैसे बन गया, देखो AP ऐसा बना कि ये बनेगा A1, ये बन रहा है A2, ये बन रहा है A3, ये बन रहा है A4, ये बन रहा है A5, बीच बीच में कॉमा होना चाहिए, और इस तरीके से ये बढ़ते 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 ये AN तक पहुंच गया। ठीक है, ये सारा उस वैल्यू की बात हो रही है। अब फॉर्मूला की जहां तक बात है तो सोचो ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ये फॉर्मूला ऐसे बनता है कि सोचो यहाँ पे पहला वाला वैल्यू क्या है, 4 है ना। और इस 4 में क्या जोड़ दिया गया कि अगला वाला वैल्यू प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये 4 को जोड़े और इस वाले डिफरेंस को जोड़े, मतलब 4 और 4 मिलके 8 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए हैं, पहले वाले पद को जोड़े और उसके साथ साथ एक बार सॉरी ये A1 है तो A1 तो A के बराबर में ही होता है। A1 है, ये A1 है, A1 हमेशा इक्वल होता है। जब हम A2 निकालते हैं ना तो हम उसमें A1 को जोड़ते हैं और साथ ही साथ A1 को जोड़ते हैं और साथ ही साथ इस वाले D को जोड़ते हैं, तो ये दोनों को जोड़ के हमारा A2 निकलता है। इसका मतलब A2 का वैल्यू A1 के साथ साथ एक D को जोड़ने से बनता है। ठीक है, A3 कैसे बनता होगा, सोचो ये A3 कैसे बना होगा, पहले वाले को और प्लस में 2 बार हम डिफरेंस को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। देखो 4 4 8 और ये 4 12 बन गया। इसका मतलब A3 कैसे बना होगा बच्चों, A के साथ में जब हम 2 बार D को जोड़ देते हैं ना तब हमारा 12 बनता है।
सोचो ऐसे ही A4 कैसे बनता होगा, खुद से ट्राई करो। A4 कैसे बना होगा, पहले वाले को जोड़ेंगे और 3 बार डिफरेंस को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब 4 8 4 या 12 और ये 4 16। इसका मतलब ये A4 कैसे बना, A में 3 बार डिफरेंस को जोड़ देने से A4 बन गया। अब बच्चों यहां तक में तो आपको इतना समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला जा कैसे रहा है, ये फॉर्मूला आखिर वर्क कैसे कर रहा है। इस फॉर्मूला को गौर से देखिए, A1 तो बिल्कुल उतना ही रह गया, लेकिन A2 कैसे बन रहा है, A1 और ये 2 जो है ना इससे एक बार कम ही D लिखना। यदि ये A3 है तो A प्लस इससे एक कम D, मतलब 3 है तो यहाँ पे 2D हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो A प्लस 3D हो जाएगा। अब यदि आपको ये समझ में आ गया है तो ये बढ़ते बढ़ते यदि AN तक पहुंच गया तो बताओ AN का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये आप खुद बताओगे। अभी क्या हुआ था, जितना भी होता है उससे एक कम D डालना पड़ता है और शुरुआत में A, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा A प्लस यहाँ N है तो N में से एक कम कर दो, इतना D आपको ऐड कर देना होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से कितना आसानी से हम लोग एपी का ये पूरा फॉर्मेट को हम लोग सीख चुके हैं और यही है इसका बेसिक फॉर्मेट जिसे आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से डैश करके हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि एपी है क्या, एन क्या है, एन क्या है, सार्व अंतर क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। एक चीज आपको और सीखना है जिसे हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए यदि एपी आपको इस तरह से दे रखा है और एपी देने के बाद आपको जब योग की बात करता है, बच्चों क्या करता है, योग की बात करता है। मतलब यदि A1 A2 A3 A4 ऐसे सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा, सबके बीच में जब इस तरीके से आपको प्लस का वैल्यू दिख जाए, मतलब सबको आपस में ऐड करने की बात हो रहा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ तो रहा है, लगातार इसका वैल्यू बढ़ तो रहा है, लेकिन इस वाले पद तक इन सभी को जोड़ करके क्या आएगा, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है बच्चों SN, मतलब nth टर्म तक, मतलब अंतिम पद तक जो है वो सभी का सम निकाल लो, इसीलिए हम इसे SN कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है n/2, क्या होता है n/2, और इसके साथ आपको याद रखना चाहिए 2a प्लस n-1 और ये d है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जब हमें इन सभी का समेशन निकालना होता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही आराम से बन जाने वाले हैं। समझ में आ गया। एक और बात आपको ध्यान रखना है, यदि अंतिम पद आपको दिया हुआ हो, गिवन हो, है ना, जब अंतिम पद आपको गिवन हो, अंतिम पद आपको दे रखा हो, तो हम फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और फॉर्मूला ऐसा बन सकता है n/2, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 2a है ना, एक बार a यहाँ लिख लेते हैं और एक बार a को अलग कर देते हैं, तो a प्लस n-1d ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा बन जाएगा तो आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्चुअली में फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है बच्चों n/2, और a प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मूला है वो an का ही फॉर्मूला है ना। तो यदि an आपका दे रखा हो पहले से ही तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं। अब आइए प्रश्नावली के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है बच्चों कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, सॉरी यहाँ के होगा है ना, के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद इसका किराया जो है वो 15 रुपया लगता है। प्रथम किलोमीटर के लिए लगता है 15 और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया लगता है 8। अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। लिखेंगे, दिया है, फटाफट बनाता है, और दिया है क्या क्या, सबसे पहला किलोमीटर लिखेंगे, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया, सबसे पहले किलोमीटर का किराया यदि हम गौर करें तो ये है आपका 15 रुपया। दूसरे है ना, या 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, सोचो, पहले किलोमीटर का तो 15 लगेगा और फिर जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त किलोमीटर यदि हम ऐड करें तो वो आपका 8 रुपया लगता है, मतलब 15 में 8 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है। अब इस पे एक और बात ध्यान रखना है, ये जो हमारा आया है पहले किलोमीटर का उसे हम A1 मान लेते हैं, ये आपका A2 मान लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से यदि हम आगे बात करते हैं तो हमारा तीसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, पहले किलोमीटर का 15 रुपया और 2 एक्स्ट्रा किलोमीटर, 3 किलोमीटर है ना, तो पहले किलोमीटर का 15 रुपया लगा और जो 2 किलोमीटर बच गया है उसका 8 के हिसाब से लगेगा। इसका मतलब 8 दूना 16 और 15 आपका 31। इस तरीके से बन रहा है बच्चों, और इसे हम लोग क्या मानेंगे कि ये तीसरे किलोमीटर के लिए निकला है, इसीलिए इसे हम लोग A3 मान लेते हैं। तो इस तरीके से इसका AP क्या बनता है बच्चों, इसका AP ये बनता है, इसीलिए जो AP हमने इसका बनाया है वो A1, A2, A3 ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, और ये क्या बना, ये हमारा बन रहा है 15 और 15 के बाद आपका बना 23
और 23 के बाद बना आपका 31। इस तरीके से ये बढ़ रहा है। और साफ साफ आप गौर से देखो तो इसके बीच का डिफरेंस में आपको दिखेगा 8, यहाँ से भी दिखेगा 8। इसका मतलब यह एपी में है। तो ये जो हम 3 बार अलग अलग निकाले हैं बच्चों, ये एक्चुअली में ये एपी में है। तो लिख सकते हैं यह एपी है और एपी का हमने इस तरीके से वैल्यू निकाल दिया। यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया है? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप जो होता है वो प्रत्येक बार बेलन में जितनी भी हवा है उस शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। अब आपने देखा होगा इस तरह से जो साइकिल के टायर में जो है हवा भरने के लिए हम यूज करते हैं, इस तरह से बेलनाकार होता है। अब हर बार इसमें जितनी भी हवा है उसका हर बार एक बार प्रेस करता है तो उसका 1/4 भाग बाहर निकल आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ 1/4 है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा। अब मान लेते हैं कि बेलन में हवा की मात्रा जो है वो 64 है। अब आप कहोगे सर 64 ही आपने क्यों लिया, समझ में आ जाएगा, लास्ट में मैं समझा दूंगा। तो बेलन में हवा की मात्रा मान लेते हैं 64 है और इसी को हम लोग मान लेते हैं A1, मतलब पहला पद जो है वो हम लोग 64 ले रहे हैं। लास्ट में समझा दूंगा पूरा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया, पहली बार में जब इसे पंप किया जाएगा तो हर बार पूरे जितनी भी हवा होगी उसका 1/4 बार बाहर निकलेगा। तो लिखेंगे पहली बार में, है ना, पहली बार में बेलन में शेष हवा कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये शेष हवा कितना बचेगा, 64 में से 64 का 1/4 जो है वो माइनस हो जाएगा, है ना, मतलब घट जाएगा, उससे बाहर निकल आएगा। तो कितना बचेगा, 4 से काट दो, 16 चौके 64, और 16 को यदि हम माइनस कर देते हैं यहाँ तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4, बच्चों बच जाता है 48। इस बार 48 बचा। अब सोचो यदि दूसरी बार फिर से पंप किया जाएगा तो दूसरी बार पंप करने पे जो हवा की मात्रा बचेगा इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इसे माना जाएगा A2, और अबर जो बन निकलेगा वो होगा आपका A3। अबर वैल्यू क्या है, देखो अबर वैल्यू ये है कि हमारे पास अभी बचा हुआ है 48, और 48 में से यदि हम 48 का फिर से 1/4 को हम बाहर कर दें तो इस पर वैल्यू क्या बचेगा, 4 से काट दो, 12 चौके 48, और यदि हम 12 माइनस कर दें तो ये बच जाएगा आपका 36। तो हमारा एपी किस तरह से बन रहा है ये सोचो। तो इस तरह से जो हमारा एपी बन रहा है हम लिखेंगे इसीलिए एपी हमारा कितना है, A1, A2, A3, और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये आगे बढ़ रहा है। तो सोचिए कि ये क्या हो सकता है, A1 हमारा आया है 64, है ना, 64, और A2 हमारा आया है 48, और फिर उसके आगे जो आया है ये हमारा है 36, ठीक है। अब सोचो इस तरह से हमारा एपी तैयार हो गया है। बच्चों याद रखना ये जो भी है इसे हमने मान रखा है, ये कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है। अब बोलोगे सर आप यही क्यों माने, ताकि हमारा 4 से ये आराम से कट जाए और जो वैल्यू आए वो बहुत ही आराम से कटने वाला है, आप दशमलव में ना पड़े। अब बच्चों आखिर लास्ट में हमें यही समझना है कि इस तरह से जो हमारा वैल्यू आ रहा है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए वो एपी बना रहा है या नहीं। अब देखते हैं इसके बीच का डिफरेंस, देखिए इसका बीच का डिफरेंस यदि हम गौर करते हैं तो 4 में से ये आपका आ जाता है, 14 में से 8 गया 6, और 5 में से 4 गया तो 1, मतलब 16 का डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ के बीच का भी डिफरेंस देखें तो 8 में से 6 जाता है तो आपका बच जाता है, 8 में से 6 गया तो आपका बचा 2, और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो बचा 1। अब बच्चों इस तरह से हमको समझ में आ रहा है कि एक बार आपका 16 बच रहा है, एक बार 12 हो रहा है, इस तरीके से लगातार इसके बीच का जो डिफरेंस है ना ये हमेशा इक्वल नहीं है। अब जब डिफरेंस ही हमें इक्वल समझ में नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे कि यह एपी में नहीं है। मतलब इस तरह से जो प्राप्त हमारे पास लिस्ट बन रहा है, सूची बन रहा है, ये एक्चुअली में एपी में नहीं है। तो लिखेंगे यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है। आपको यही बोला था कि इस तरीके से जो सूचियां तैयार हो रही हैं इससे आपको देख करके बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो ये एपी में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लगता है 150 रुपया, और उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपया की बढ़ोतरी होती चली जाती है। अब समझो एक कुआं है, ठीक है ना, और इस कुएं में पहले 1 मीटर की जब हम खुदाई करते हैं तो आपको देना होता है 150 रुपए, फिर 1 मीटर की खुदाई करते हैं तो सिर्फ 50 रुपए, फिर 1 मीटर की खुदाई करते तो फिर से 50 रुपये, फिर 1 मीटर की खुदाई करते तो 50 रुपया, है ना। अब इससे क्या एपी तैयार होता है, आइए ट्राई करते हैं। देखो
लिखेंगे दिया है क्या, दिया है आपके पास दे रखा है पहले किलोमीटर है ना, 1 मीटर, 1 मीटर की खुदाई की लागत, 1 मीटर खुदाई की लागत, ये आपका क्या है बच्चों, तो ये आपका है 150 रुपए। ऐसे ही यदि हम आगे बढ़ जाए और हम लोग देखें तो दूसरे मीटर है ना, 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 150 और प्लस में दूसरे मीटर में कितना लग रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ 50, तो ये टोटल मिलकर के हो गया 200, ठीक है ना। अब तीसरे मीटर की खुदाई जब होगी तो एक मीटर का तो 150 ही लगेगा, लेकिन 2 मीटर का जो है वो 50-50 के हिसाब से लगेगा, तो 2 को 50 से गुना कर देंगे, मतलब 50 गुना 100 और ये आपका हो जाएगा बच्चों 250, ठीक है ना, 250। इस तरीके से वैल्यू बढ़ रहा है। अब हमारे पास एपी को जानने के लिए मैक्सिमम ये जो है मिनिमम जो है सो कम से कम 3 टर्म्स आपके पास होने ही चाहिए, तो A1, A2 और A3 पता हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एपी में लिखने की कोशिश करेंगे, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, सोचो एपी में हमारा है A1, A2 और A3 ऐसे बढ़ते जा रहा है। अब हमारा A1 में है 150, उसके बाद क्या है 200, उसके बाद क्या है 250। अब आप सोच के बताओ ये एपी में है या नहीं, तो इसके बीच का डिफरेंस चेक करो ना, 150 से 200 हो गया मतलब 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई, ऐसे ही 200 से 250 हो गया तो 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, अतः यह एपी में है, तो लिखेंगे यह सूची एपी में है। बस आपको इतना ही करना है ना, इस लैंग्वेज को समझते हुए एपी को बनाना है और एपी में है या नहीं ये चेक करके इसे बता देना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से देखिए, इस समय कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो यदि हम डायरेक्ट यहाँ से एपी बनाने की कोशिश करें तो चूंकि आप एक फॉर्मूला जानते होंगे ये मिश्र धन निकालते हुए चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों P और 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। N का मतलब यहाँ पे होता है समय, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें AP का, है ना, AP निकाल ले डायरेक्ट, पहले साल के लिए A1, दूसरे साल के लिए A2, तीसरे साल के लिए A3 और चौथे साल के लिए A4, ऐसे बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके बुक में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बना रखे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, तो 10,000 है, तो यहां लिख देंगे हम 10,000, है ना, और 1 प्लस आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कितना है 8% है, तो हम लिखेंगे 8 बट्टे में 100 और पावर में n, पहले साल के लिए यहाँ एक ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। अब देखो दूसरे साल के लिए क्या होगा, दूसरे साल के लिए हम ऐसे ही लिखेंगे, मतलब 10,000 और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस 8 बाई 100 का पावर यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों। तीसरे में हो जाएगा 10,000 और फिर 1 प्लस 8 बाई 100 का पावर 3 हो जाएगा, और इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। इसका कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं हर साल चक्रवृद्धि ब्याज में इसका अमाउंट जो भी निकलेगा इससे कुछ ज्यादा ही अमाउंट निकलेगा। देखो ये स्क्वायर में है और ये एक है, इसका मतलब, और ये तो क्यूब हो गया, मतलब ये लगातार जो है सो चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है, इससे जितना आएगा ये उससे कहीं ज्यादा ये आएगा, आपको पता है। इसका मतलब ये एपी में होगा क्या, नहीं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। आप इसका वैल्यू भी निकाल के देखोगे तो पता चलेगा यह एपी में नहीं है, तो लिखेंगे यह एपी में नहीं है, ठीक है ना, यह एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है। आप करके भी देख सकते हैं, इसका इक्वल बिल्कुल नहीं आएगा, वैल्यू को कैलकुलेट करोगे आंसर बिल्कुल इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आपके बुक में एपी निकालने के लिए कहा गया, तो इसका एपी कुछ इस तरह से आगे बढ़ने वाला है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ में आया होगा, और हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ा है ये भी आपको बहुत ही मस्ती में समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं इस इंट्रोडक्शन के साथ में। आज बेहतरीन से क्वेश्चन को हम लोगों ने सीखा है और समझा है। चलिए मिलते हैं फिर से एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।